हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुशहाली से जीवन व्यतीत करते होंगे। मैं तो हमेशा फाइन ही रहता हूँ, किसी चीज का तनाव ही नहीं लेता हूँ। तनाव लेने से फायदा ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों। जो होता है खुदा ही होता है, खुदा जो लिखा है वही होता है। मैं तो लिखने वाले, मेरा कोई अधिकार नहीं चलता कि अगले टाइम अगले आवर क्या होगी। जो कुछ होता है पहले से लिखा होता है, ऐसे फिलोसफी कहता है उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। अगर आपसे ऑडियो के वीडियो की तरह मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये भी फिलोसफी में कहीं ना कहीं आपके बारे में लिखा हुआ है कि इस टाइम में आप इससे कनेक्ट रहेंगे। तो मैं आपसे कनेक्ट हूँ, जो लिखा है वही होता है, कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत दिनों की बात मैं आपसे एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहता हूं कि आपका इवेंट कई दिनों आपका फेल हो गया, क्योंकि इसका जो टॉपिक था पीपीटी था इस में चल ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैं क्लास लेने में थोड़ी सी लेट हो गई। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि कि मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं आपके सामने सेल टॉपिक को लेकर आया हूं। सेल जो टॉपिक है कोशिका, ये टॉपिक जो है क्लास 9th और 11th में बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन बच्चों ये सब लोग पढ़ाते भी नहीं हैं अच्छे से और नहीं पढ़ते हैं बच्चे अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सी टफ टॉपिक है, पता नहीं चलता किसका क्या क्या नाम है। तो हम लोग सीरियल वाइज स्लाइड बाय स्लाइड आराम से लहे लहे हम लोग पढ़ेंगे, एक लय में पढ़ेंगे। तब हम लोग के बीच कन्वर्सेशन कुछ मिनटों के बाद दोनों के बीच लय बन जाएगी। जब लय बन जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, समझने और समझाने में दोनों का क्या होगा, बेहतर होगा। 2-4 मिनट आपको बेस बनाने में मुझे लगेगा कि चलो आज टॉपिक नए टॉपिक कई दिन के बाद आई है। तो देखिए आज ये टॉपिक है आपका, तो ये टॉपिक है आपका ऑल एग्जामिनेशन के लिए। किसके लिए? ऑल एग्जामिनेशन, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक आपका लाया गया है। तो समझिए और इसे आसान भाषा में मैं समझाने की प्रकट करते हैं। मैं कुछ सालों से आपको सिखाने नहीं बल्कि बच्चों से कुछ ना कुछ सीखने आते हैं कि चलो बच्चों से कुछ सीखा जाए। मैं आपको सिखाने के पर्पज से कभी नहीं आती हूँ स्टेज पे, सीखने के पर्पज से हमेशा आते हैं। चलिए तो हम लोग सेल के टॉपिक को देख ही लिए हैं, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आपके सामने क्या आ गया है। क्या आया दोस्त? सॉरी, थोड़ी सी गाले बज रही है मेरी। विंटर सीजन में गांव देहाते में नहीं होते हैं, दादा लोग खांसते हैं तो ही समझ लीजिएगा कि बुजुर्ग लोग कुछ खास रहे हैं, तो थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिएगा। इसलिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी आपसे बोलना चाहता हूँ। चलिए, सेल कोशिका क्या है? सेल कोशिका आपका क्या दोस्त? सेल कोशिका ये जीवन की मूल इकाई है। क्या है? ये जीवन के मूल इकाई है। किसका इकाई है? तो ये जीवन का मूल इकाई है। किसका इकाई है? तो जीवन का मूल इकाई है। मूल इकाई है। क्या है? मूल इकाई है। मूल इकाई को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। अब आप बोलिएगा कि कोशिका को ही क्यों बोलते हैं हम लोग कि मेरे जीवन की एक छोटी इकाई है। जब देखिए, जब मादा और नर आपस में संयोग करते हैं, पहले आप इसे समझिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का मूल इकाई है। क्या है? जीवन का मूल इकाई है। क्यों बोलते हैं इसे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ? तो इसे एक अगले स्लाइड पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं क्यों इसे बोलते हैं। जो देखिए, ये हो गया आपका, क्या हो गया? स्पर्म हो गया। क्या हो गया दोस्त? स्पर्म हो गया। क्या हुआ? स्पर्म हुआ। ए आपका ए आपका ओवरी अंडाणु हो गया। क्या हो गया? ओवरी हो गया। दोनों अगर आप संयोजन करते हैं तो एक किसका निर्माण करता है? तो एक बॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है?
तो मानव शरीर या किसी की जीव का भी जो शरीर होता है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। तो यहाँ पे जो बॉडी बनेगा, जो कुछ भी बनेगा जीव का स्ट्रक्चर, तो उसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? सेल होगा। तो इसको स्पर्म और ओवरी अंडाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक स्ट्रक्चर देता है। तो स्ट्रक्चर के फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो वो सेल ही होता है। इसलिए सेल को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जीवन का मूल इकाई। क्या बोलते हैं? तो जीवन का मूल इकाई किसे बोलते हैं? कोई अगर आपसे पूछे कि जीवन का मूल इकाई क्या है, तो आपको आंख मूंद के बोलना है कि सेल है। क्या है? सेल है। आप देखिए सेल है तो थोड़ी सी हम आगे बढ़ जाते हैं अगले स्लाइड पे और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या हो रहा है, फिर वही स्लाइड हम लोग लेकर आए हैं। तो इससे आप लोग थोड़ी सी देखिए क्या है। आप लोग का टिश्यू टॉपिक आप लोग का पढ़ा दिया गया है, तो आप ध्यान से समझिएगा। सेल यहां पे हम लोग लेते हैं, सेल से हम लोग का बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू बनता है, यानी कि उत्तक बनता है। क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन बनता है। क्या बनता है दोस्त? तो ऑर्गन बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी कि अंग तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है। इसके बाद आपका लास्ट में बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो बॉडी का निर्माण होता है। ये आपका कोशिका हो गया, ये आपका उत्तक हो गया, ये आपका अंग हो गया, ये आपका अंग तंत्र हो गया। क्या हो गया? अंग तंत्र हो गया। तो ये आपका अंग तंत्र हो गया। तो सेल कोशिका, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। आप इस स्लाइड को उतारिए, फिर हम 2 मिनट के बाद आते हैं थोड़ी सी। हमने पढ़े भाई ठीक है, बात हो जाता है। चलिए आप लोग इस स्लाइड को कवर कर लिए, तो हम लोग आप आगे बढ़ जाते हैं। कुछ मेरे दोस्त आए तो उनसे मिल लिए, आप लोग क्लास से चलते उनके टाइम भी नहीं दे पाए, इसलिए मैं उनसे सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखिए सेल जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसके बाद आपका बनता है टिश्यू उत्तक, उसके बाद ऑर्गन अंग बनता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र बनता है, उसके बाद आपका क्या बनता है? शरीर बनता है। क्या बनता है? तो शरीर बनता है, यानी कि बॉडी का निर्माण होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। कैसे बोलते हैं? तो सेल को बोलते हैं। अब चलते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया, खोज किसने किया, इस पे हम लोग बात करते हैं कि सेल को खोजने वाले कौन है। जैसे हम लोगों को खोजने वाले कौन है? तो माता पिता है। माता पिता को बिना नाम के थोड़े नहीं होंगे, माता पिता का नाम होगा फलानवा चिलनवा, थोड़ी सी चाहे काजू बाबू, चाहे राजा बाबू, कुछ भी नाम होता है। उसी तरीका से सेल के बारे में जो बताने वाले कोई वैज्ञानिक थे, उनको भी सेल का कोई खोजने वाले हैं, तो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। कब किए थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था।
इन्होंने किया था, जो डाइड सेल का खोज किया था, किसका, मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल की खोज की थी। थोड़ा सा मैं स्लाइड पे आपको रूबरू कर देता हूँ, तो कोई बच्चे नाराज हो जाते हैं कि आप केवल बताते हैं लिखते नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं। रॉबर्ट किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने कब किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में। कैसा था, तो डाइड सेल था। क्या था, डाइड सेल था। क्या था, तो मृत कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, ये थे रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने डाइड सेल का निर्माण किया था। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में, देखिए आप ये विषय, यह माइक्रोस्कोप है, एक डिब्बे में एक मृत जल में ये अपने आप को क्या कहते, खोज किए थे। तो डाइड सेल का खोज किसने किए थे, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। यूज टू एग्जामिन, यूज टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट टू स्मॉल टू बी सीन बाय द हैक्ड आई। उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो सेल जो था वो मृत सेल था। क्या था, मृत सेल था। लेकिन अगर कोई खोजता है उसका नामकरण भी कोई करने वाले होते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग कि इसका रॉबर्ट हुक ने 1665 सेल की खोज किए थे अपने माइक्रोस्कोप में। अगला हम लोग देखते हैं एंटोनी। किसे हम लोग देख रहे हैं, तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में ये आपका उनका माइक्रोस्कोप था। इसी पे प्रयोग करके उन्होंने क्या किए थे, खोज किए थे। आई पहले यहां से देखा जाता था माइक्रोस्कोप को, इसी में डालकर एक डब्बा में यहां से प्रयोग किए, और यहाँ पे आपका एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, यानी कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कैसा साइंटिस्ट थे, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। डेवलप्ड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन्होंने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। क्या क्या था, यौगिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं तो एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं, तो एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि इनका सेल में क्या योगदान है, उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सा क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने जलाब, तालाब वाटर, पौंड वाटर में अपना प्रयोग किए और बताएं कि सेल जो है मृत केवल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सेल कोशिका जीवित भी होती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, लिविंग सेल को। तो लिविंग सेल को खोजने वाले यही आपका वैज्ञानिक है। कौन है, यही आपका साइंटिस्ट है, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। क्या क्या था, जीवित कोशिका की खोज किया था। कब किया था, तो इनका एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक का जीवन काल देखिए, 1632 ईस्वी में इन्होंने बॉर्न किए थे, जन्म लिए थे, और 1723 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो मृत्यु हो गया था। तो इन्होंने अपना प्रयोग किस जल पे, कैसा जल पे किए थे, तो तालाब वाले जल पे किए थे, पौंड वाटर पे, तालाब जल पे प्रयोग करके बताएं कि सेल जो होता है लिविंग भी होता है। क्या होता है, लिविंग भी होता है। तो आपको बताया जाए, पहला जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक ने, उसने केवल बताया कि सेल जो होता है किसी शरीर में मृत कोशिका के केवल मृत सेल होता है। लेकिन कोई फिर उनके अगर कोई सक्सेस पॉइंट पे जाते हैं, उसके पीछे लगने वाले बहुत लोग होते हैं पैर खींचने वाले कि इसको छत पे क्यों चढ़ने जाए, सीढ़ी पर से घिस दिए जाए। तो ए एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने ये भी अपना प्रयोग किए, और तालाब जल पे, पौंड वाटर पे, और अपने यौगिक अपने सूक्ष्मदर्शी से देखें तो पता चला, ऐसे हाथ पे पानी का तालाब का जल लेकर देखे यौगिक सूक्ष्मदर्शी से, तो पता चला कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो गति कर रहा है, रिमूव कर रहा है,
तो पता चला कि सेल जो है जीवित भी होती है। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में। लिविंग कोशिका की खोज किसने किया? तो पॉन्ड वाटर पे प्रयोग करके एंटोनी बॉन लीवेनहॉक ने किए थे। किसने किए थे? एंटोनी बॉन लीवेनहॉक ने किए थे। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया? तो आप इजाजत दीजिए, तब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहां बढ़ जाते हैं हम लोग? अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं कि हम लोग का अगला स्लाइड क्या है। तो देखिए आप लोग का अगला स्लाइड आया जैसे देखिए गांव देहात में एक बातें सुने होंगे और अपने परिवार में अक्सर देखने को आपको मिलता होगा कि बच्चे का जन्म माता पिता देते हैं, नामकरण कोई और करते हैं। माँ बाप का भी अधिकार होता, वो भी अपने तरफ से करते हैं, पर उस बच्चे पर सिद्धांत जो है कोई और चलाने वाले होते हैं, जो घर का बुजुर्ग होता है। उसी प्रकार से सेल का मृत और डैड एंटोनी लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक ने तो कर दिए, लेकिन द सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कोई और है। तो देखिए कोशिका सिद्धांत का वैज्ञानिक देने वाले हैं तो आपका है स्वान। और कौन कौन है? यह सिद्धांत यह बताता है कि पौधा और जानवर सेल्स से बने होते हैं। सेल जीवन की मूल इकाई है, जो जीव वैज्ञानिक स्लाइडेन 1838 ईस्वी में और स्वान द्वारा दिया गया था 1939 ईस्वी में। और इन्होंने बताए कि वायरस पे यह लागू नहीं होता है। द सेल थ्योरी देने वाले स्वान और स्लाइडेन नाम वैज्ञानिक थे, बताएं कि सभी का जीव का जो शरीर होता है वो सेल से बने होते हैं, लेकिन वायरस भी एक प्रकार के जीव ही माने जाते हैं, पर वायरस पे लागू नहीं होता है। तो आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन होंगे कि पौधा के बारे में किसने बताया? स्वान की स्लाइडेन। और जानवर के बारे में किसने बताया? स्वान की स्लाइडेन। तो देखिए आपका स्लाइडर में आपका ए का नाम, ए मीनिंग आपका ए अल्फाबेटिकल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन स्वान में आपका ए अल्फाबेटिकल दिख रहा है, यानी डब्ल्यू के बगल में यह ए है। तो ए फोर आप समझिएगा एनिमल। क्या समझिएगा? एनिमल। तो एनिमल के बारे में, जानवर के बारे में बताएं कि जानवर का जो शरीर होता है सेल से बना होता है, कोशिका से बना होता है। तो किसने बताया जानवर के बारे में? तो स्वान ने। स्लाइडन का नाम में अल्फाबेटिकल नहीं है, ए नहीं है, तो ई किसने बताया? किसके बारे में? तो ए बताया प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में। तो स्लाइडर ने पौधों के बारे में बताए 1838 ईस्वी में कि पौधा का शरीर होता है वो सेल से बना होता है। और स्वान ने जानवर के बारे में, ए फॉर एनिमल के बारे में बताए 1939 ईस्वी में कि आपका जो शरीर होता है, आपका जो शरीर होता है जानवर का, वो किससे बना होता है? तो सेल्स से बना होता है। किससे बना होता है? तो सेल्स से बना होता है। यहाँ पे 1839 में 1839 होगा, सॉरी 1939 नहीं होगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप इजाजत दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका सेल थ्योरी, जिन्होंने बोले कि वायरस पे ये थ्योरी लागू नहीं होता है, तो एक और वैज्ञानिक द सेल थ्योरी देने वाले बिरचो नामक वैज्ञानिक आगे। कौन आगे? बिरचो नामक वैज्ञानिक। इन्होंने क्या बताया सेल थ्योरी के बारे में, जो समझिए आप लोग। सॉरी मेरे दोस्त।
चलिए आप इसके बारे में बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल आ रहा है। जो द सेल थ्योरी पहले स्वान और स्लाइडर ने दिए। उन्होंने बताया, स्वान ने बताया कि एनिमल का शरीर 1839 ईस्वी में किससे बना होता है? सेल से। 1838 ईस्वी में स्लाइडर ने बताया कि पौधा का जो शरीर होता है वो सेल से बने होते हैं। पर वो सेल थ्योरी दोनों का जानवर और अथे पे लागू हुआ, पौधे पे, पर वायरस पे लागू नहीं हुआ। सेल थ्योरी समाप्त हो गई, वहीं पे कट कर दिया गया। फिर सेल थ्योरी देने वाले बिरचो नामक वैज्ञानिक एक चश्मे लगाए हुए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दाढ़ी मूछ बढ़ाए, बाल यहाँ तक हाफ हेयर उड़ी उड़ी है, उड़ा हुआ है। तो इन्होंने बताया कि अगला अपना सेल थ्योरी, इनका क्या सेल थ्योरी देखिए। बिरचो ने विस्तार दिया कि यह सुझाव देकर कि सेल्स पहले से मौजूद सेल से उत्पन्न होते हैं। क्या खूब लाइनें बोले। बोले कि सेल का जो अवतार होता, उत्पन्न होता है, वो भगवान से ऊपर से टपकते नहीं है, बल्कि किसी जीव के शरीर में मौजूद सेल विखंडित होकर, टूटकर नए सेल का निर्माण करता है। इन्होंने बिरचो ने बताया कि सेल्स से ही पहले किसी के जीव के शरीर में सेल मौजूद है, उसी से नए जीव के शरीर में सेल का उत्पन्न होता है। इन्होंने 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के साथ बताया। इन्होंने प्रयोग जो किया, कौन सा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो आपसे पूछेगा कि बिरचो ने किस सूक्ष्मदर्शी से प्रयोग किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। किसके साथ? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी थे। तो बिरचो ना वैज्ञानिक अच्छे बातें ही बोले कि किसी जीव के शरीर में कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद सेल के उत्पन्न से ही होता है, सेल्स से उत्पन्न से ही होता है, वो कहीं से ऊपर से टपकता उपकता नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। सॉरी दोस्त, गला बहुत खसखसा रहा, फिर भी मैं आपके सामने आया हूं। मेरे भी आप स्थिति समझ सकते हैं। आप टाइम को मत गवाइए, आराम से सीखने के प्रयत्न कीजिए, लर्न करने के प्रयत्न कीजिए मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। अब आपका आ गया टाइप्स ऑफ सेल। क्या आ गया? तो आपका आ गया टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। क्या आ गया? आपका कोशिका के प्रकार आ गया कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका जो होता है कोशिका का दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो आपका सेल का दो प्रकार होता है। कौन कौन होता है जो हम लोग देख लेते हैं। पहला जो आपका होता है दोस्त, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है? तो कैरियोटिक कोशिका, लेकिन हम लोग कहते हैं कैरियोट, ये भी चलेगा। दूसरा जो आपका होता है दोस्त, तो ये जो होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका दिया है, ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका दिया है। यूकैरियोटिक कोशिका में आपका पाया जाता है मेम्ब्रेन, पाया जाता है एनक्लोज न्यूक्लियर, पाया जाता है न्यूक्लियस, पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियंस पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन्स दोनों में पाए जाते हैं। सेल वॉल इन सम यूकैरियोट्स, कुछ इनकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। तो ये आपका फिगर हो गया। ओवन बाय ओवन करके हम लोग क्या करेंगे? एलैबोरेट करेंगे और हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम लोग का ये समझने का क्या स्तर है। तो आप लोग यहां तक उतारिए। सॉरी मेरे दोस्त।
देखिए मैं आपको एक बातें अगले स्लाइड पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, अपने स्लाइड लेकर एक्स्ट्रा भी। पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बारे में एक पॉइंट आप केवल समझ लीजिए तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्या समझना है? जो देखिए इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड, यानी कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डेवलप विकसित नहीं करता। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग समझते हैं तो एग्जांपल में अमीबा हो जाएगा और आपका यूग्लिना हो जाएगा। एग्जांपल में आप समझ लीजिए अमीबा और यूग्लिना, क्या? यूग्लिना। इसी प्रकार से हम लोग समझ लेते किसे? तो हम लोग समझते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। थोड़ी सी एक पॉइंट केवल समझिए, फिर हम लोग आगे स्लाइड पे हम लोग बढ़ जाएंगे, इत्मीनान से बढ़ेंगे। हड़बड़ाने की बात नहीं है, दूसरे को हड़बड़ा देना है, बट खुद पेशेंस में रहना चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फुल्ली डेवलप्ड, इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फुल्ली डेवलप्ड। जैसे एग्जांपल समझिए तो आपका एग्जांपल है जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। ये आपका होता है डीएनए, ह्यूमन में भी होता है, मानव और पौधा दोनों में होता है, मानव और पौधा दोनों में होता है। तो ये आपका क्या हो गया? तो अगर कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होता है तो बोलिए नहीं। एग्जांपल बोले तो अमीबा यूग्लिना। यूकैरियोटिक में होता है, फुल्ली होता है, हमेशा होता है। किसमें? तो एग्जांपल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मानव और पौधा दोनों में। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर थोड़ी सी एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। किसके माध्यम से? तो एक चार्ट के माध्यम। ये देखिए आपका टाइपिंग भी आल था, लेकिन हम लोग थोड़ी सी नहीं ध्यान दिए, फिर भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग थोड़े से जानकारी ले ही लिए कि एक क्या है, कैसे काम करता है। और तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? अगले स्लाइड पे हम लोग बढ़ते चलते हैं। थोड़े से पैरियोटिक कोशिका में हम लोग देख लेते हैं। क्या पैरियोटिक कोशिका में फिगर के माध्यम से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लोग को हो जाती है तो बेहतर है। फिगर तो उतना क्लियरिटी से नहीं दिख रहा है दोस्त, लेकिन चलिए हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें आपका राइबोसोम पाए जाते हैं। ये आपका जो लिखा हुआ है सब इसमें आपका पाया जाता है। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल है, क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। इसे आप समझिए क्या इसमें है, नहीं है। देखिए राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, बोहोक्यूल होता है, ये आपका सेंट्रियोल होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियॉन्स होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, स्मूथ ईयर होता है, रफ ईयर होता है। तो ईयर क्या है मैं आपको अगले स्लाइड पे वन बाय वन करके स्मूथ क्या होता है, रफ ईयर क्या होता है आपको बताएंगे। ईयर का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताएंगे स्लाइड के माध्यम से। इसके पहले
अब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। केवल आपको एक चार्ट में दे दिए, एक चार्ट को आप देख लीजिएगा, फिर हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। अगला स्लाइड आपका आ रहा है सेल बॉल कोशिका भित्ति। क्या आ रहा है? सेल बॉल। जो सेल का हमने प्रकार देखा उससे वन बाय वन करके हम लोग एलाबरेट करेंगे। क्या करेंगे? एलाबरेट करेंगे। इसमें आपका सेल बॉल है, बहुत सारे आपका कोशिका के पार्ट है, तो वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे? एलाबरेट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कहाँ पे थे, वहां पे हम लोग पहुंच जाते हैं। यानी कि हम लोग सेल बॉल के पास थे, सेल बॉल के पास थे। तो सेल बॉल में हम लोग देखते हैं क्या करना है। आप लोग हेडिंग बनाइए कि सेल बॉल क्या है। जो देखिए सेल बॉल यानी कि कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कोशिका भित्ति बोलते हैं दोस्त। इसमें आपका सेल में दो टॉपिक है, दोनों में कंपैरिजन करके है। 10-10 मिनट का वीडियो आपके पास कल या तो कल शाम तक आपके साथ चली जाएगी, आप देख लीजिएगा, ताकि आप सेल में नहीं लिए, क्योंकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज आ जाएंगे। तो आपको आसान कर कर सफलता को बढ़ा देना ही मेरा कर्तव्य बनता है। तो इसलिए मैं सोचा इस वीडियो में ना लेकर अगले वीडियो आप लोगों का यूट्यूब पे वीडियो सेक्शन में अपलोड कर दी जाएगी, प्ले लिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा। तो चलिए देखिए, सेल बॉल, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी बॉल और प्राइमरी बॉल होते हैं। सेल बॉल जो होता है प्रोटेस्ट प्लांट क्या करता है? यानी कि सेल बॉल जो होता है कोशिका भित्ति ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। सेल बॉल जो होता है जो प्लांट यानी कि पौधों के रक्षा करता है। क्या करता है? इसका काम जो होता है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट प्लांट यानी कि प्लांट के रक्षा करने का इसका कार्य होता है। जैसे देखिए मैं आपको फिगर बनाकर दिखाते हैं। ये आप मान लीजिए कोशिका है, तो ये आपका सेल बॉल है। क्या है? सेल बॉल है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपका सेल बॉल है। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं कोशिका झिल्ली को। किसको बोलते हैं? कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो आपका बीच में जो है ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर है। क्या है? न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर है। क्या है? न्यूक्लियर है यानी कि नाभिक है। क्या है आपका? न्यूक्लियर है। और इसके इर्द गिर्द जो आपका जो द्रव पाया जाता है, ये सब जो द्रव होता है इसको बोलते हैं साइटो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये आपका कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति जो पौधों को रक्षा प्रदान करता है। ए सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर ये आपका हो गया जिसमें आपका डीएनए आरएनए क्या होता है? व्यवस्थित होता है। फिर आपका सेल वॉल हो गया और इसके इर्द गिर्द जो द्रव पाया जाता है उस द्रव का नाम आपका हो गया साइटोप्लाज्म हो गया। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। अब हम लोग बढ़ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की ओर। किसके ओर? तो सेल मेम्ब्रेन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन, इसमें कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है। नहीं दिख रहा दोस्त? न कैसे दिखेगा? ऐसा हो नहीं सकता है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो सेल मेम्ब्रेन जो बोलता है
प्लांट्स एनिमल बोथ दोनों में पाया जाता है। किसे पाया था? अगर आपसे पूछे कि कोशिका भित्ति जो है, कोशिका झिल्ली जो है एनिमल एनिमल और प्लांट बोथ दोनों में पाया जाता है, प्लांट बोथ दोनों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जानवर में क्या कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली पाया जाता है, बोलिए यस। पौधा में बोलिए यस। फिर आपका न्यूट्रिशन पोषण ट्रांसफर करता है, क्या करता है? तो इसका जो कर्तव्य होता है पोषण ट्रांसफर करता है, यानी कि न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन पोषण को ट्रांसफर करता है, यानी कि पोषक पदार्थ को ट्रांसफर करने का कार्य किसने करता है? तो न्यूक्लियर ने करता है। इसमें सॉरी सेल मेम्ब्रेन्स ने करता है। ऐसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो इसका कार्य जो होता है सेल मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है वो ट्रांसफर करता है किस चीज का? न्यूट्रिशन पोषण को प्रदान करता है कोशिका के विभिन्न अंगों तक। और जो ये दोनों में पाया जाता है, जानवर और पौधा दोनों में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेल न्यूक्लियस पे हम लोग बात कर लेते हैं। किस पे हम लोग बात कर ले? सेल न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। आपको फिगर में लौक रहा होगा, आप डिनोट कीजिए कहां पे आपका केंद्रक लौक रहा है। जो जल्दी से आप हेडिंग बनाइए। कहां पे लौक रहा है आपका? क्या लौक रहा है? तो न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस आप ढूंढिए कि सेल न्यूक्लियस आपको कहां पे लौक रहा है। देखिए यहां पे आपका न्यूक्लियस लौक रहा है। क्या न्यूक्लियस? न्यूक्लियस। ऐसे हम लोग बोलते हैं कोशिका के केंद्रक, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ये जो होता है ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? तो ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ब्रेन ऑफ सेल किसे बोलते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का माइंड किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को किया जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। किसे बोला जाता है दोस्त? तो ब्रेन ऑफ सेल किसे बोला जाता है? तो आपका बोला जाता है न्यूक्लियस का। आपसे पूछे कि कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? तो केंद्रक न्यूक्लियस का बोला जाता है। फिर आपसे पूछे डीएनए और आरएनए खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। इसमें आपका डीएनए और आरएनए का स्थान होता है। किसका होता है? तो डीएनए और आरएनए का स्थान होता है। आप बोलिएगा डीएनए आरएनए क्या है? ये एक आनुवांशिकी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। एक होता है डाई, एक होता है सिंगल। तो आपको बताया जाएगा कौन डाई होता है, कौन सिंगल होता है। तो ब्रेन ऑफ सेल किसे बोला जाता है? तो ब्रेन ऑफ सेल आपका न्यूक्लियस को बोला जाता है। डीएनए आरएनए इसमें क्या होता है? मौजूद होता है। और इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज करने वाले थे आपका वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। कौन किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। कौन वैज्ञानिक किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने। आप बोलिए अगर रॉबर्ट ब्राउन कैसा है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं गूगल बाबा की सहायता लेकर। देखिए मैं आपको रॉबर्ट ब्राउन को दिखाता हूं। किसे दिखाते हैं? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब को।
रॉबर्ट ब्राउन जी यह है, देखिए आप इनको, इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस की खोज किए थे। देखिए न्यूक्लियस की खोज करने वाले यही रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 रीजन ऑफ डिस्कवरी प्रोमिनेंट इन मेनी सेल्स, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं पर इन्होंने अपना प्रयोग किए। स्लाइटली स्लाइटली डार्कर देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनजिनल। बोला कि कोशिका के अंदर जो द्रव पाया था उसके अंदर क्या पाया था, उसके बीच में आपका न्यूक्लियस पाया था, यही आपका क्या न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। तो इसी के बारे में कौन बताए, कोशिका के खोज किसने किए थे, सॉरी न्यूक्लियस की खोज। तो न्यूक्लियस की खोज करने वाले आपका थे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किए थे। कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किए थे। इनका देखिए तो अर्नेस्ट तो इन्होंने खोज किए थे। चलिए अब हम लोग अपने स्लाइड पे चले जाते हैं, आप लोगों को बीच में दिखाया जाएगा क्या होता है। अब आपके सामने डायरेक्टली रूप से आ गया डीएनए और आरएनए, जिसका आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो आप लोगों को क्यों वेट करवाया जाए, आप लोग इतने होनहार विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग डीएनए आरएनए पर देख लेते हैं क्या होता है डीएनए आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब थोड़े से हम लोग देख लेते हैं, देखिए इसमें हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं डिवाइड करके। एक तरफ ले लेते हैं हम लोग डीएनए और एक तरफ ले लेते हैं आरएनए। इधर आपका डीएनए है, इधर आपका आरएनए है। क्या है, आरएनए। इसका फुल फॉर्म डायऑक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड, इसका आपका फुल फॉर्म रिबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें देखिए इसका खोज किसने किए थे, स्ट्रक्चर किसने दिया था, और आपका इसका खोज किसने किया था। देखिए तो इसका जो खोज करने वाले थे आपका जो वैज्ञानिक थे, इसका खोज करने वाले जो थे वो थे फ्रेंच फ्रेंच माइसर। क्या थे, तो फ्रेंच माइसर थे। क्या थे, तो माइसर जी थे। इसका भी खोज करने वाले सेम ही थे, क्या थे, सेम ही वैज्ञानिक थे। अब सेम स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो स्ट्रक्चर देने वाले वैज्ञानिक आपका थे, वो थे वाटसन एंड ग्रेग। क्या थे, वाटसन एंड ग्रेग दिए थे। कौन दिए थे, तो वाटसन एंड क्रिक। क्या, क्रिक नाम वैज्ञानिक ने इसका स्ट्रक्चर देके बोले कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होता है। क्या होता है, डबल हेलिकल, डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं ये इसका स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल होता है। क्या होता है, डबल हेलिकल। इसका भी खोज नाम देने वाले सेमी वैज्ञानिक वाटसन एंड ग्रिक ही थे, जिन्होंने बताया कि आरएनए जो होता है सिंगल हेलिकल होता है। क्या होता है, सिंगल हेलिकल होता है। क्या होता है, सिंगल हेलिकल होता है। डीएनए आरएनए आपका जो है एक टॉपिक ये जो टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक डीएनए आरएनए है जो आपका जेनेटिक कोड में है, अनुवांशिकी में अधिक जेनेटिक टॉपिक में पढ़ना विस्तार रूप से यहाँ पे आप लोग को केवल रूबरू करवाया गया है। ये मत समझिए यहाँ पे आप लोग को डीएनए आरएनए बताया जाएगा, इनकी कुछ आ गया तो आप लोग को कुछ बताया जाएगा जरूर। तो आप लोग देख लीजिए डीएनए आरएनए को आप लोग को हमें दिखा देता हूं।
देखिए ये आपको डिफरेंस मैं दिखा रहा हूं डीएनए आरएनए में। देखिए ये जो है आपका डीएनए आरएनए क्या है, आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपका डीएनए है, क्या है, डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीका से है। किस तरीका से है, तो इस तरीका से है। किस तरीका से है, तो इस तरीका से है। आरएनए का स्ट्रक्चर, तो आरएनए का स्ट्रक्चर आपका इस तरीका से है। किस तरीका से, इस तरीका से। तो डबल हेलिकल इसी को बोलते हैं कि हेलियोस ऑफ सुगर फॉस्फेट्स, यानी कि जो ये दोनों हेलिकल है, डबल हेलिकल और सिंगल हेलिकल, किस चीज से बना होता है, तो आपसे पूछे तो आप बोलिएगा जो हेलिकल्स है जो आपका बना होता है सुगर फॉस्फेट से। किससे बना होता है, तो सुगर फॉस्फेट से बना होता है। आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड, अब देखिए इसमें साइटोसिन पाया जाता है आपका क्षार, ग्वानिन क्षार पाया जाता है, एडेनाइन क्षार पाया जाता है, थायमिन क्षार पाया जाता है। दोनों में क्षार तीन सेम ही पाया जाता है, पर एक अलग पाया जाता है। इसमें थायमिन पाया जाता है, तो इसमें यूरेसिल पाया जाता है। बाकी आपका तीन क्षार है, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन, अलग अलग सेम पाया जाता है। अगर आपसे पूछा है कोई कि यूरेसिल क्षार किसमें पाया जाता है बेस, तो आपको बोलना आरएनए। थायमिन तो आपको डीएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है। आप देख लेते हैं डीएनए फॉर्मेशन क्या करता है, जो जीन जीन प्लस हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है डीएनए। इसका जो कार्य होता है इसे हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए निर्माण क्या करता है। डीएनए फॉर्मेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन पे हम लोग बात करते हैं डीएनए का। तो जीन प्लस हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से डीएनए का निर्माण होता है। किसका, डीएनए का। जीन प्लस हिस्टोन प्रोटीन अगर मिलता है तो आपका किसका निर्माण होता है, तो आपका निर्माण होता है डीएनए का। डीएनए में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें आपका क्रोमोसोम क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसके अंदर आपका जीन, जीन की खोज किसने किया था, तो जियोरार्ज मेंडल ने किया था, मेंडल साहब। जीन की खोज किसने किया था, तो जीन की खोज किए थे मेंडल साहब, जॉर्ज मेंडल ने किए थे। किसने किए थे, तो जॉर्ज मेंडल ने किए थे। अगर आपसे पूछे कि डीएनए खोज किसने किया था, तो जॉर्ज मेंडल, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल का जो अंग होता है उस पे हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे आप हेडिंग बनाइए, आप फिगर नहीं, केवल एक नजर इस फिगर को आप देखने की प्रयत्न कीजिए। मैं थोड़ी सी पानी पी लेती हूँ। जल्दी से फटाफट आप लोग कीजिए। फटाफट आप इसे एक नजर देख लीजिए केवल ओनली। सॉरी मेरे दोस्त। जल्दी से फटाफट आप इसे देखिए एक नजर केवल ओनली।
जल्दी से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है आपको। चलिए, तो हम लोग अब देख लिए हैं, तो थोड़ी सी कुछ त्रुटि आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, मैं उसे थोड़ी सी सावधान कर लेते हैं। तो लोगों आप इसे देखिए, सेल ऑर्गेनाइज हेडिंग बना लिए होंगे तो मस्त ही होगा। जल्दी से, मैं थोड़ी सी टेक्निकल इशू वाले भैया अभी नहीं है, तो हम थोड़ी सी देख लेते हैं, अपने ही मैनेज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अपना ही काम स्वयं करनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हम लोग का हो गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। अगले टॉपिक हम लोग का जो है उस पे हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं क्या हो रहा है। तो सेल ऑर्गन्स आपका ऑर्गेनल है, तो न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, आपका लाइसोसोम है, राइबोसोम है, और गोल्गी अपार अपराटस है। तो हम लोग एक एक करके अब सब पे हम लोग बात करते हैं। आपको बताए थे कि एंडोप्लाज्मिक को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो ईआर बोला जाता है। चलिए इसे हम लोग समझते हैं, क्या करते हैं, समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका होता है दोस्त, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं आप RER। एक होता है ACR, स्मॉल रेटिकुलम, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम आपका दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। ये देखिए स्मूथ वाला ये है आपका, और रफ वाला ये है। तो ACR ये है, RER ये है। तो सिंथेसिस इट इज स्पेशलाइज्ड तो सिंथेटिक प्रोटीन। RER का जो काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है RER का काम। और देख लेते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, RER हैज नंबर रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखिए ACR का कार्य होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। इसका जो मुख्य कर्तव्य होता है, तो लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस क्या करता है, संश्लेषण करता है। फिर देखिए इन बाहर लिवर इज डिटॉक्सिफाइज पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो एक लोग का आपका अपना अपना कार्य होता है। थोड़ी सी मेरे पेपर जो टाइपिंग है वो टाइपर वाले भैया से थोड़ी सी फट गई, इसलिए पूरी तरीका से मैं भी स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगले स्लाइड पे हम लोग क्या आ रहा है, अगला स्लाइड हम लोग का, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो अगला स्लाइड आपका आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे एनर्जी ऑफ हॉर्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एनर्जी ऑफ हॉर्स। थोड़ी सी मैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भैया चले गए, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो थोड़ी सी फिर से मैं देखने की कोशिश करता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। वॉइस में किसी बच्चे का दिक्कत हो रही है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको कहा जाता है हाउस ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है दोस्त।
क्या कहा था? हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जल्दी से आप इसे हेडिंग बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसे मैं सीध कर देता हूँ, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग बनाइए और उस फिगर को आप देखिए कहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल रही है। जल्दी से आप देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ मिल रहा है। जो फटाफट आप देखने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आप देखिए क्या हो रहा है आपको। बस हो गया। मैं बस 1 मिनट का मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा है, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग का हो गया है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब हम लोग कंटिन्यूटी के साथ हम लोग बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ेंगे? हम लोग कंटिन्यूटी के साथ अब बढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। थोड़ी सी मैंने दिक्कत है उसे सिद्ध कर दूं, फिर देखते हैं चलती है कि नहीं। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे हम लोग बात करते हैं, किस पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया पे हम लोग बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है। किसका पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऐसे बोला जाता है सेल्स ऑफ पावर हाउस। क्या बोलता है? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें जो होता है आपका रेस्पिरेशन इज कंप्लीटली डन इन माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन की जो घटना होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीटली डन होता है। क्या होता है? रेस्पिरेशन इन कंप्लीटली डन माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन की क्रिया कंप्लीटली कहाँ पे डन होती है, तो आप डायरेक्ट बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीटली रूप से आपका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की डन होती है। कैसे डन होता है मैं आपको एग्जांपल से बताते हैं। C6H12O6, इसको आप ऑक्सीजन के साथ एलोबरेट कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, इसमें क्या ऑक्सीजन O2 इन कर रहे हैं, तो आपको टूट जाता है H2O प्लस CO2 आपका क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब फिर आपका ऊर्जा मिलता है ATP। तो ये श्वसन के बाद ही मिलता है आपका ऊर्जा। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया क्या होता है? डन होता है कंप्लीटली रूप से। तो यहां तक आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं गोल्गी बॉडीज की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे? तो गोल्गी बॉडीज शायद आ रहा होगा। यस, वही आ गया। नाम लेते हैं शैतान हाजिर हो जाते हैं। चलिए, आप लोग थोड़ी बोरिंग फील हो रहे हैं। प्यार करना कसूर नहीं है, प्यार को निभा ना पाना कसूर होते। प्यार तो बहुत से लोग करते हैं पर निभाने
100 में हमको लगता है, हमें व्यक्तिगत राय से लगता है उसमें 5% को ही निभाना होता है। अरे यार, जिससे आप लाइफ में कोई मतलब नहीं है तो उसके प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर टाइम उससे आप मतलब नहीं रख पाएंगे तो प्रेजेंट टाइम में उसका जीवन क्यों खराब कर रहे हैं। किसी एक लड़की पे क्या बीतती है जब उसे कोई लड़का भरोसेमंद छोड़ देते हैं, वो केवल लड़की ही समझ सकती है। खुद पे मैं सोचता हूँ कि काश मैं लड़की रहती, अगर मुझे कोई लड़का भरोसेमंद छोड़ दे तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा। ऐसा अगर सब अपने आप पे लेकर सोचे कि मुझे साथ ऐसा हो जो मैं किसी और के माई बहन के साथ कर रहे हैं, तो हमें लगता है व्यक्तिगत राय से कि कोई भी इंसान ऐसा गलती नहीं कर पाएगा। तो ऐसा हम लोग को करना चाहिए। चलिए, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हम लोग यही पे हम लोग अपना करियर बढ़ाते हैं। चलिए, अब हम लोग गोलगी बॉडी कहाँ पे दिख रहा है गोलगी बॉडी जी? यहाँ पे दिख रहा है आपका गोलगी बॉडी। क्या दिख रहा है? ये गोलगी बॉडी। ये आपका ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है येलो कलर का, या तो कुछ भी ऐसा वैसा भी होता है। इसी को क्या बोलते हैं? तो गोल्गी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। आप देख लिए, यही आपका क्या है? गोल्गी बॉडी है। क्या है? गोल्गी बॉडी है। अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? लाइसोसोम होता है कि राइबोसोम होता है? लाइसोसोम भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम पहले हम लोग देख लेते हैं कि राइबोसोम क्या है। इसके एक दो स्लाइड बचे, इसके बाद आपका क्लास यहीं पे एंड हो जाएगा। राइबोसोम आप यहाँ पे देखिए कहीं पे यहाँ पे ये देखिए आपका राइबोसोम है। राइबोसोम जो होता है ये सेल प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? सेल के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सेल प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? सेल प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? तो संश्लेषण करते हैं। सेल प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो यूकैरियोटिक में आपका 80 एस पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में आपका 70 एस पाए जाते हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में कितने एस पाए जाते हैं, तो आपको बोलना है यूकैरियोटिक में 80 और प्रोकैरियोटिक में 70 एस पाए जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो मैं आपसे आग्रह चाहता हूं कि मैं आपका लास्ट क्लास लाइसोसोम पे चलते हैं। किस पे? लाइसोसोम पे। सॉरी, लाइसोसोम होता है एक प्लास्टिड पादप में पाया जाता है। किसमें? तो प्लास्टिड पादप में पाया जाता है। प्लास्टिड्स किसमें? तो पादप में पाया जाता है लाइसोसोम। प्लास्टिड्स पादप में पाया जाता है, जो आपका क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है यह प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक अंग है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक अंग है। किसका अंग है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक अंग है। क्या है? प्राथमिक अंग है। क्रोमोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक अंग है। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। क्या होता है? इसमें जो होता है आपका क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। क्या होता है?
वर्णक पाया जाता है जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। इसमें आपका ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट। क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट। इसी तरीका से आपका होता है ल्यूकोप्लास्टिक। ये जो होता है ये सफेद रंग का होता है। किस रंग का? तो सफेद रंग का होता है। किस रंग का है? तो सफेद रंग का है। इसे पुष्प रूप से कोशिका को, मुख्य रूप से कोशिका को, इसमें मुख्य रूप से कोशिका कांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका कांग होते हैं, यानी कि कोशिका कांग होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं? कोशिका कांग होते हैं। इसमें न्यूट्रिनो तेल प्रोटीन संचित रहता है। इसमें प्रोटीन संचित रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन संचित रहता है। और आपका ये आपका पूरा स्लाइड खत्म हुआ। एक आपका थोड़ी सी टॉपिक बच रहा है, वैक्यूलोज। क्या? इसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूलोज। इसे केवल समझिए, जानवर में, एनिमल में जो पाया जाता है वो सैक छोटे दो पाए जाते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं। सैक छोटे छोटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पाए जाते हैं। दो नहीं, छोटे छोटे, दो बार लिखा हुआ। और पादप में सैक बड़े बड़े पाए जाते हैं। प्लांट में सैक बड़े बड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ आपका क्या हुआ? आज के लिए इतना ही। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यू होने की वजह भी मैं आपके सामने आया हूं और आपको बताने की कोशिश किया हूं, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश किया हूं। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप इसे बात टाइम शेयर कीजिए, लोगों के पास सब्सक्राइब करवाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट, गुड इवनिंग सभी को बोल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा।